वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम हिंदी क्लास 11 उसका जो व्याकरण है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली इसके बारे में जो है हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखने से पहले आपको जो है यहाँ पे पेज देखना पड़ेगा, और आप 144 पिक्सल पे देख रहे हो तो आप अपनी क्लियरिटी बढ़ा दो। ओके, सेटिंग में जाके फिर आप देख पाओगे अच्छे से। तो डायरेक्टली पहले यहाँ पे आ रहा है वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे पहले दिया हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और ये वर्णों की जो व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्गों की संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला उसमें स्वर, दूसरा है उसमें व्यंजन। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उस वर्ण को स्वर कहलाते हैं। स्वर के यहाँ पे प्रकार लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे मूल यानी कि लघु स्वर जो होते हैं उसमें मात्राएं जो है वो यहाँ पर बताई गई है। दीर्घ स्वर है उसकी मात्रा यहाँ पे लिखी हुई है, और जो प्लुत स्वर है उसकी मात्रा भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे जैसे मात्रा के हिसाब से बात करें तो अ, ई, उ, त्र ये सभी मूल स्वर यहाँ पे कहलाएंगे। आ बड़ी की मात्रा फिर उ है, ए है, ऐ, ओ, औ ये सभी दीर्घ स्वर कहलाएंगे, और ओ, ओम ये सभी जो है वो प्लुत स्वर कहलाएंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसको मूल स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर या तो लघु स्वर कहते हैं, जैसे कि अ, ई, उ। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के लिए अधिक समय लगता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे कि आ बड़ी की मात्रा और उ। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उसको प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे कि ओ, उम, और जहाँ पे दूसरा भी एक स्वर लिखा हुआ है। स्वरों की संख्या जो है वो यहाँ पे 11 होती है। 9 आयोगवाद और स्वर जो है उसमें 2 होते हैं। कुल स्वर जो है 13 है। उसमें यहाँ पे उसके नाम लिखे हुए हैं सभी। अनुस्वर के लिए यहाँ पे एक लाइन और एक उसके ऊपर एक डॉट करना है। विसर्ग के लिए यहाँ पे 2 डबल डॉट करने हैं। अगली स्लाइड में आ रहा है स्वरों का वर्गीकरण। तो यहाँ पे मूल स्वर जो है ह्रस्व स्वर या तो लघु स्वर जो हम कहते हैं वो अ, ई, उ, त्रु ऐसे बनेंगे। दीर्घ स्वर यहाँ पे आ बड़ी की मात्रा, फिर उ, ए, ऐ, ओ, औ बनेंगे। दीर्घ स्वर जो है यहाँ पे सजातीय स्वर जिसको कहते हैं वो आ बड़ी की मात्रा और उ बनेंगे, वो 3 है। संयुक्त स्वर या तो विजातीय स्वर जो है वो ए, ऐ, ओ, औ ऐसे बनेंगे। संयुक्त स्वर का निर्माण कैसे होता है तो उसके यहाँ पे नियम लिखे गए हैं। पहला नियम है कि अ प्लस ई होगा तो ए बनेगा, अ प्लस ए होगा तो ए बनेगा बड़ा ए, फिर अ प्लस उ होगा तो ओ बनेगा, और अ प्लस ओ होगा तो औ बनेगा। फिर यहाँ पे स्वरों का उच्चारण का स्थान कैसे होगा तो उसमें उसको भी वर्गीकृत किया गया है। पहले उसमें आ रहा है कंठीय स्वर। तो कंठीय स्वर के लिए उसमें 2 स्वर आएंगे, एक अ और आ। तालव्य स्वर में यहाँ पे अ और बड़ी आएगा। औंठ स्वर जो है उसमें ओ और उ आएगा। मूर्धन्य स्वर जो है उसमें त्र आएगा, और कंठ तालव्य स्वर जो है उसमें अ और ए आएंगे। कंठ ओष्ठ स्वर जो है उसमें ओ और औ आएगा। अब हम देखेंगे बीज के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान। तो पहले उसमें है अग्र स्वर। तो अग्र स्वर में ई बड़ी ई, फिर ए और जो है ए की मात्रा वो चारों इसमें आएंगे। मध्य स्वर में अ आएगा। पश्च स्वर जो है उसमें आ, उ, औ, ओ और औ आएगा। अगली स्लाइड में आ रहा है व्यंजन। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहलाते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। स्पर्श यानी कि स्पर्श व्यंजन, इसमें क से लेके म तक का समावेश होता है। फिर जो दीर्घुण व्यंजन होते हैं, उक्षिप्त व्यंजन भी उसको बोलते हैं, तो वो ड और ढ उसमें आएंगे, 2 ही उसमें होते हैं। अनुनासिक यानी कि नासिक जो है उसमें ड, ज, फिर न, म ऐसे उसमें आएंगे। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण उसमें होता है। अंतस्थ व्यंजन जो है उसमें य, र, ल, व आएगा। ऊष्म व्यंजन है यानी कि जो लघुवी व्यंजन भी उसको बोलते हैं, तो यहाँ पे श, स, ड उसमें आएंगे। संयुक्त व्यंजन जो है उसमें क्ष, त्र, ज्ञ, क्ष आएगा। अब नीचे का टेबल बना के दिया हुआ है जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का बातें की हुई है। तो क वर्ग में क, ख, ग, ख आएंगे। अनुनासिक व्यंजन भी उसमें जो है वो भी लिखा हुआ है। फिर च वर्ग में च, छ, झ, ज आएंगे, जिसमें वो अनुनासिक व्यंजन उसका भी लिखा हुआ है। ट वर्ग में भी ट, ठ, ड, ढ आएंगे। फिर त वर्ग में भी त, थ, द, ध आएंगे। प वर्ग में प, फ, ब, भ आएंगे, और इसके सबके अनुनासिक व्यंजन यहाँ पे लिखे हुए हैं। और व्यंजन के जो उच्चारण स्थान है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगली स्लाइड में आ रहा है थोड़ी परिभाषा। उसमें पहली परिभाषा है अल्प प्राण की। प्रत्येक वर्ग का 1, 3 और 5वां वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण कहलाता है। फिर महाप्राण, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण जो है महाप्राण कहलाता है। अघोष, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है वो अघोष कहलाता है। सघोष, तो इसमें तीसरा चौथा और 5वां जो वर्ण होगा वो सघोष कहलाएगा।
अंतस्थ व्यंजन में यहाँ पे य, र, लव और इनकी अल्पप्राण जो सघोष है सभी आएंगे। अर्ध स्वर में य और व आएगा। पार्श्विक व्यंजन में ल आएगा। लुंठित व्यंजन में र आएगा। उष्म संघर्षी व्यंजन में श, श, स, ह, जिनमें से पहले तीन जो है यानी कि श, श और स है वो महाप्राण जो है अघोष, और दूसरा ह जो है महाप्राण सघोष होता है। संयुक्त व्यंजन में क्ष, त्र, ज्ञ, स्र आएंगे। संयुक्त व्यंजन का निर्माण कैसे होता है तो यहाँ पे उसकी टेक्निक दी हुई है। क और श मिलते हैं तो यहाँ पे क्ष बनता है। त और र मिलते हैं तो त्र बनता है। ज और ज मिलते हैं तो ज्ञ बनता है, और श और र मिलते हैं तो स्र बनता है। फिर से थोड़ा यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। वर्णमाला है 1 नंबर में। स्वरों की संख्या है 11। अयोग व स्वर है वो 2 है। कुल स्वरों की संख्या है 13। स्पर्शी व्यंजन की संख्या है 25। द्विगुण व्यंजन की संख्या है 2। अंतस्थ व्यंजन की संख्या है 4। उष्म व्यंजन की संख्या है 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या है 4। जो कुल वर्णों की संख्या यहाँ पे 52 है। अगली स्लाइड में यहाँ पे आ रहा है संधि का अध्ययन। तो दो वर्गों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है विद्या प्लस अर्थी तो विद्यार्थी, यानी कि आ प्लस अ तो क्या बना आ। शिक्षा प्लस अर्थी तो शिक्षार्थी, इसमें भी वही चीज़ जो है वो कॉपी हुई। संधि के जो है प्रकार यानी कि भेद जो है वो 3 प्रकार है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला उसमें आ रहा है स्वर संधि। स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार या भेद तो उसके जो है वो 5 प्रकार की होती है। पहले उसमें आ रहा है दीर्घ संधि। तो आ बड़ी ई की मात्रा और ऊ जो है वो उसके हिसाब से फिर जो गुण संधि है उसमें अ, ओ और त्र आएगा, और यहाँ पे एक जो बड़ी एक मात्रा या 2 मात्राएं जो है वो यहाँ पे लगी हुई होगी। और तीसरा यहाँ पे है वृद्धि संधि, तो उसमें ए और ओ आएगा। यण संधि जो है उसमें य और व से पहले आते अक्षर जो है वो जो होंगे तब यण संधि होगी। अयादि संधि जो है उसमें 3 अक्षरों के बीच में य व हो तब अयादि संधि होगी। तब अगली स्लाइड में आ रहा है दीर्घ संधि। यदि अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ के बाद समान स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर दीर्घ कर देते हैं। उसमें प्रथम नियम है अ प्लस आ या आ प्लस अ या आ प्लस आ होगा तो उसका क्या बनेगा, आई बनेगा। यहाँ पे उसके बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। शिक्षार्थी, विद्यार्थी, शिवालय, महात्मा। तो इसमें यह नियम जो है वो फॉलो हो रहा है, लेकिन अपवाद जो है यहाँ पे सत्याग्रह में है और दिशांतर में है। ऐसे शब्द में थोड़ा यहाँ पे अपवाद देखने को मिलेगा। दूसरा नियम यहाँ पे है कि छोटी ई और बड़ी ई जो है वो आगे पीछे हो या दोनों ही बड़ी ई हो तो यहाँ पे उसका बड़ी ई ही बनेगा। उदाहरण यहाँ पे भी बहुत सारे दिए हुए। हरीश, रविंद्र जो है, कपिश, रवीश, सब में इसका जो है नियम फॉलो हो रहा है। तृतीय नियम यहाँ पे है कि अ और जो बड़ा ऊ होगा या तो बड़ा ऊ या छोटा ऊ होगा या दोनों ही बड़े ऊ होंगे तो उसका बड़ा ऊ ही बनेगा। यहाँ पे भी उदाहरण उसके दिए हुए। गुरुपदेश जो है, लघुर्मी है, लघुत्तर है, तो सब में ये नियम जो है फॉलो हो रहा है। फिर गुण संधि की बात करते हैं। यदि अ और आ के बाद अगर अ, ई, ऊ ऐसे कोई स्वर आते हैं तो इनको दोनों को मिलाकर क्रमशः अलग अलग यहाँ पे जो है नियम बने हुए हैं, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। पहला नियम यहाँ पे आ रहा है अ या तो आ होगा, उसके साथ ई या तो बड़ी जुड़ेगी तो यहाँ पे ए बनेगा। फिर अगर ऊ या तो बड़ा ऊ जुड़ेगा तो वो ओ बनेगा, और वही अगर यहाँ पे रू जुड़ेगा तो वो अर बनेगा। दूसरा नियम यहाँ पे आ रहा है कि छोटी ए की मात्रा अगर दूसरे या तीसरे अक्षर पर आ जाती है तो वो गुण संधि होती है। यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। सुरेंद्र तो सुर प्लस इंद्र, महेंद्र तो महा प्लस इंद्र, सुरेश मतलब कि सुर प्लस यहाँ पे ईश, और नरेश मतलब नर प्लस ईश। तो इस तरह से कमलेश प्लस कमल प्लस ईश, तो इस तरह से ये गुण संधि होगी। अगला नियम आ रहा है अगली स्लाइड में। तो ओ का नियम यहाँ पे दिया हुआ है। महोदय मतलब कि महा प्लस उदय, परोपकार मतलब कि पर प्लस उपकार, इसी तरह से सूर्योदय मतलब सूर्य प्लस उदय। और अर का नियम आ रहा है सप्तर्षि मतलब सप्त प्लस ऋषि, महर्षि मतलब महा प्लस ऋषि। तो इस तरह से यहाँ पे उसके नियम जो है वो गुण संधि में आएंगे। फिर आ रहा है वृद्धि संधि। यदि अ और आ के बाद ए, बड़ा ए, ओ, औ स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्रमशः यहाँ पे जो ए आता है तो ए, और अगर ओ या तो औ आता है तो औ बनेगा। यहाँ पे इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक दी हुई है कि यदि एक मात्रा से 2 मात्राएं हो जाए तो वृद्धि संधि होगी। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। सदैव मतलब सदा प्लस एव, तथैव मतलब तथा प्लस एव,
और एक एक मतलब 1 + 1। फिर अगली स्लाइड में आ रहा है मतैक्य मतलब कि मत प्लस ऐक्य, रमेश्वर्य तो यहाँ पे रमा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य मतलब कि महा प्लस ऐश्वर्य होगा। फिर यहाँ पे ओ वाली मात्रा का नियम आ रहा है, तो वनौषध मतलब कि 1 + औषध, परमौषधि मतलब परम प्लस औषधि, प्लस परम औषध मतलब कि परम प्लस औषध, और महोजस्वी मतलब कि महा प्लस ओजस्वी, ऐसे इसका नियम लागू होगा। अगली इसमें संधि आ रही है यण संधि। तो यण संधि जो है हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पार्ट 1 जो है ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। और आपको व्हाट्सएप पर जो है होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा, तो रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।